में जीत हुई है, पार्टी का सिंबल चुनाव आयोग ने आपको दे दिया है शरद मुकुंद। बहुत धन्यवाद। लेकिन तो स्वाभाविक अब लड़ाई लड़नी पड़ी है। यहाँ बैठे हुए हैं, एक कांग्रेस के नेता हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों के पार्टी में लगा नहीं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बताइए, उनका फीस कितना है? हम नाम नहीं लेंगे वकील साहब का, तो हम लोग खिलाफ बहस कर रहे हैं तो कितना फीस लेते हैं? इन लोगों के कहने पर बहस कर रहे थे 5 घंटा रहे, लेकिन क्या तथ्य सच्चाई की जीत होती है। चलिए बहुत धन्यवाद। 3 मिलके आपके संज्ञान में ये बात आई। हम तो समझे कि जब तक चल रहा था झगड़ा तब तक पब्लिसिटी मिलेगी, और जब जीत जाएंगे तो सीधे अंदर चला जाएगा। तीर मिलते ही आपने तीर चल भी दिया, लेकिन आपने जो बात की कि टैलेंट जो है, टैलेंट के आधार पर बिहार में वेदा है, टैलेंट बिहार का पहचाना जाता है, तो फिर ये सवाल उठता है, जो पिछले कुछ दिनों से उठ रहा है जब से आपने इसकी चर्चा शुरू की, कि फिर हम रिजर्वेशंस जात के आधार पर या वर्ग के आधार पर क्यों करें, क्यों न आर्थिक आधार पर करें? जैसे आपने प्राइवेट सेक्टर की बात, संवैधानिक प्रावधान जो है और जो संविधान बना, हमारे राष्ट्र नायकों ने संविधान की रचना की, अम्बेडकर साहब को जिम्मा दिया गया, लेकिन पूरे संविधान सभा ने बैठकर चर्चा करके ये बात कही, आखिर पूरे समाज को आपको उठाना और समाज के हर तबके को उठाना, तो जिसको सैकड़ों साल से कोई अवसर नहीं मिल रहा है उसको अवसर मिले। तो समान संविधान में तो प्राइवेट सेक्टर का भी समान अवसर का सिद्धांत उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों को सैकड़ों साल से अवसर नहीं मिल रहा था उनको विशेष अवसर देना होगा। आप वो स्वस्थ लोगों को एक साथ दौड़ा सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति स्वस्थ है और एक अस्वस्थ है, दोनों को कहिए कि साथ दौड़ो, जो आगे निकल जाएगा उसको जगह मिलेगी, कि तो संभव ही नहीं। जिसको आपने सदियों से अस्वस्थ बनाकर रखा है वो कैसे स्वस्थ लोगों के साथ दौड़ेगा? इसलिए उसको भी स्वस्थ बनाने के लिए विशेष अवसर देना, और यह है संविधान की मूल अवधारणा। तो इसलिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो बिल्कुल सही है, और यह मानना कि आज जो टैलेंट दिखता है उन्हीं लोगों के बीच में सीमित, आप अवसर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि टैलेंट कितने लोगों के पास है। और अपने इतिहास को पढ़ लीजिए ना, अपने इतिहास को देख लीजिए, समाज के हर तबके में किस प्रकार का टैलेंट रहा, लेकिन समय समय पर सदियों कई सौ साल कुछ ऐसे वातावरण रहे कि आपको करना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए, अवसर तो मिला बहुत लोगों को राज करने का, लेकिन उसके बाद राज से हट गए तो किनारे में चले गए, तो उनको वो अवसर नहीं मिल सका। तो वैसे तमाम तत्व, वो कोई धर्म के आधार पर या जाति के आधार की बात नहीं कर रहा, लेकिन समाज के वैसे तमाम तत्व आपको आगे लाने के लिए विशेष अवसर देना होगा। तो आपने ये प्रश्न पूछा, ये संविधान की मूल अवधारणा, और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और सही पूछिए तो हमारे राष्ट्र नायकों ने जो देश को आजाद कराया, उसकी लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, जो उनका सोच था, और उसके हिसाब से आज समाज आगे बढ़ रहा है। हम लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके की खासियत यह है कि हर चीज पर डिबेट होता है। तो आप चाहे कोई ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें तो तुरंत हुक्म चलता है, लोकतंत्र में तो हुक्म नहीं चलता है, तो बहुत डिबेट होता है। तो उसके चलते तरक्की में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो भी हम तरक्की हासिल करते हैं वो स्थायी होता है। क्यों नहीं? अगर मान लीजिए कि अब सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो गए और निजी क्षेत्र में ज्यादा अवसर आ गए, तो फिर जो तबका साइडलाइन है, हाशिए पर है, उसको तो मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए इस पर डिबेट तो होना ही चाहिए। और डिबेट की बात हम कहते हैं कि हम चाह भी जाएंगे कि बिना डिबेट के कर दीजिए तो वो होगा, डिबेट तो होना ही है, लेकिन इस पर क्यों नहीं सार्थक चर्चा होनी चाहिए। नीतीश जी, आप जो सामाजिक बदलाव के मुद्दे चुनते हैं वो बड़े ही सटीक होते हैं, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो दहेज प्रथा के खिलाफ हो, बाल विवाह के खिलाफ हो, लेकिन आप उसको जिस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं
आप पर एक आरोप लगता है कि आप ड्रैकोनियन लॉ लाते हैं। अब दहेज बंदी के खिलाफ जो मामला है उसमें शायद अगर दहेज दिया गया हो तो पूरी की पूरी बारात जो उन्होंने अटेंड किया वो जेल जाएंगे और टेंट वाले भी जेल जाएंगे, ऐसी बात लोग कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? मुद्दे आप सही उठाते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ ज़्यादा हार्श हो जाता है। अच्छा कर रहे हैं कि सबका प्रचार आप कर रहे हैं ताकि लोग धीरे धीरे समझ जाए। मौर्या होटल में बहुत शादी होता है, अब शादी कर रहा करेंगे दहेज वाला शादी। तो भाई हम लोगों ने कोई दहेज प्रथा के खिलाफ कोई नया कानून नहीं बनाया। ये नेशनल एक्ट है और पहले से 1961 से। और जहां तक सवाल है बाल विवाह का, वो तो 2006 में बना है। और देखिए बड़ी बुरी चीज है, दहेज प्रथा समाज के संपन्न तबकों के बीच में था, आज निर्धन तबकों में ही जा रहा है, गरीब तबकों में भी ये बात जा रही है। इसलिए इससे उबारना, इससे निकालना बहुत जरूरी है। और देखिए कानून तो बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन सिर्फ कानून से ये दुरुस्त नहीं हो सकता। पूरा का पूरा बारात जेल से नहीं काहे जाते हैं बारात? हम लोग तो रोज कहते हैं कि अगर दहेज ले उसके शादी में जाइए ही नहीं। और देख लीजिए, मैं नहीं जानता हूं यहाँ पर बैठे लोगों की क्या इच्छा है, क्या मानसिकता है, लेकिन मैंने ये बात अगर कहीं किसी गांव की मीटिंग में, देहाती इलाके की मीटिंग में कहा, तालियों की गड़गड़ाहट से लोग स्वागत करते हैं। तो जो इससे अफेक्टेड हो रहा है, यहाँ भी प्रभावित हो रहा है, जो तबका होगा रूरल बैकग्राउंड तो वो तबका के अंदर इन सब चीजों से जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको देखिए, अध्ययन कर लीजिए तो पता चलेगा। हमने तो शराबबंदी लागू किया, लोक संवाद का कार्यक्रम चलता है, आप सबको मालूम है शराबबंदी कैसे। महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम था, हम बोलकर बैठे थे, पीछे से कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की जीविका की दीदियों ने आवाज लगा दी कि शराबबंदी लागू करिए। मेरे मन में जितना द्वंद था सब पूरा उसी क्षण मिट गया। हमने कहा अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे, लागू हो गया। अभी लोक संवाद कार्यक्रम में एक महिला आई, कही कि बड़ा अच्छा काम हुआ शराबबंदी का, जो दहेज प्रथा से भी बड़ा नुकसान हो रहा है, जो इसके खिलाफ भी सशक्त अभियान चलना चाहिए। मेरे दिल में बात आ गई, दिमाग में बात आई, ठीक कर रही। फिर हमने सब लोगों से परामर्श किया और हुआ कि बड़ी अच्छी बात है। और फिर हमने जो सारे चीजों का अध्ययन किया, देखा, तो बाल विवाह और दहेज प्रथा दोनों को ली गई। और आप देख लीजिए बाल विवाह कितनी बुरी चीज। 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में लड़की की शादी, और जो गर्भावस्था में वो रहती है कितना तकलीफ झेलती है। और जो बच्चे पैदा होते हैं कई प्रकार की बीमारियों के शिकार होते हैं, महिलाएं शिकार होती है। हमारे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत घटा है, लेकिन आप देख लीजिएगा जो भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तो ये जो बाल विवाह के शिकार जो महिलाएं हैं वो सबसे अधिक वही शिकार होती है। और जो बच्चे आज बिहार में जो हम देखते हैं कि साहब बौनेपन के शिकार है, स्टंटेड ग्रोथ है, तो इसका भी हमने अध्ययन किया। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ में ये जो बौनापन आता है 5 साल की आयु के बच्चों को अगर अध्ययन करिए, तो जो बाल विवाह के कारण जो बच्चे उत्पन्न होते हैं सबसे अधिक संख्या उनकी है। तो बाल विवाह दहेज, बाल विवाह क्यों करता है? डर लगता है कि अगर बाद में शादी करेंगे बेटी की तो बहुत दहेज देना पड़ेगा। तो दोनों लिंक है। और अब ये नीचे की ओर जा रहा था, इसलिए इसको रोक करके इसके खिलाफ सशक्त अभियान। और हम मानते हैं कि अकेले कानून से कुछ नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए सामाजिक अभियान की जरूरत है। और हमें खुशी है कि लोग इस अभियान में भाग ले रहे हैं। और इस साल 21 जनवरी को शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में मानव श्रृंखला बनी। लगभग 4 करोड़ लोगों की हिस्सेदारी हुई। इस साल भी, अगले साल भी 21 जनवरी को 2018 में भी मानव श्रृंखला बनेगी और शराबबंदी के अलावे बाल विवाह और दहेज प्रथा को शामिल अवेयरनेस आता है, लोगों में जागृति आएगी और इसका प्रभाव तो पड़ेगा, अकेले कानून से तो होगा नहीं। नितिश जी, आगे हम इस पर चर्चा भी करने वाले हैं अगले सेशंस में कि जब केंद्र में वो सरकार हो जिस गठबंधन में आप भी हो, तो
कितना फायदा मिलता है? हम कह रहे हैं कि डबल इंजन लग जाता है और उस डबल इंजन का क्या राज्य को फायदा मिल रहा है, लेकिन कुछ शिकायतें जैसे शिकायतें या कुछ नाराजगियां रहती हैं, वो अलग अलग विकास के मुद्दों पर भी रही हैं। यहाँ पे मंत्री जी भी हैं केंद्र से, आपने एक अपनी नाराजगी को जाहिर भी की कि पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होने नहीं दिया। ये सब अड़चने क्या जनता में गलत संदेश नहीं देती कि दो इंजन तो लगे हैं लेकिन एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है? ना, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, पावर मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस अगर टल गया, वो तो केंद्र सरकार का था। हर 6 महीने पर अलग अलग राज्यों में एनर्जी मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है। जब इन लोगों की सरकार बनी है, माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, तब से शुरू हुआ। अब जिस किसी भी कारण से उन्होंने स्थगित कर दिया, उसका विकास उसमें कोई लेना देना नहीं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि यह जो निर्णय हमने लिया है वो बिहार के हित में लिया, और इस निर्णय लेने का लाभ है बिहार, और अब केंद्र में और राज्य में एक रास्ते पर चलने वाली सरकार है। बहुत लाभ हो रहा, बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे, उसका निराकरण हो रहा। अब आप बताइए, हम लोग तो बहुत दिन से लगे हुए थे। अब धान की अधिप्राप्ति होती है और FCI का नियम है कि उसमें जो नमी है, मॉइस्चराइजेशन जो होता है, वो 17% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देर से इसके चलते होता था। अब अभी देखिए, केंद्र सरकार से बातचीत हुई है, श्री रामविलास पासवान जी मंत्री, उनसे चर्चा हो गई है। अब उसमें होगा, छूट मिलेगी। अगर 19% तक की नमी में हो जाए तो हमारे यहाँ और ज्यादा प्रोक्योरमेंट होगा। हम तो उदाहरण दे रहे हैं, सड़कों का काम पेंडिंग था, शुरू हो गया। बहुत सारे पुलों का काम, जो बड़े बड़े ब्रिजेस थे, सैंक्शन थे, वो देर हुए। हम लोग अपनी तरफ से कर रहे थे हर घर बिजली का, अब केंद्र सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है और केंद्र सरकार की मदद देगी। तो आप एक उदाहरण देने लगेंगे तो आपको इतना वक्त लगेगा, इसका इतना लाभ है हर क्षेत्र में। नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तब मदद करती है जब उनके गठबंधन की सरकार आती है? जब आप हम नहीं कहेंगे केंद्र सरकार को तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों का अनुभव तो है। अब अशोक चौधरी जी बैठे हुए क्या बोले, यूपीए की सरकार थी, जो हिसाब हुआ। अब टॉयलेट कैसा बनता था पहले? जयराम रमेश जी मिनिस्टर थे, उनको हमने कहा कि टॉयलेट में अपने अफसर में से किसी को कहिए जरा बैठ करके दिखाया। तो बात है कि केंद्र के सामने तो बात राज्यों के द्वारा रखा ही जाता है कि केंद्र सरकार के ऊपर है, लेकिन हमको पूरा भरोसा है। और हमको जो पिछले 4 महीनों में हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से अब काम की गति बढ़ रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये गति और बढ़ेगी और विकास की योजनाएं आगे बढ़ेगी। चाहे आपकी पार्टी का मिनिस्टर ना हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारा अलायंस यहाँ नहीं, कोई मतलब तो है नहीं, तो आप ही लोग चला दिए न, कोई बात न। हम लोगों का कौन सा चीज है केंद्र में रहे? अब पहले तक केंद्र में रही है, ये कौन सी नई बात? अभी तो बिहार में जो निर्णय हम लोगों ने लिया, वो बिहार के हित में लिया है और बिहार के लिए लिया है, और बिहार का काम हो रहा है। जब नीतीश कुमार सामने बैठे हों तो कुछ पॉलिटिकल सवाल तो बनता है। जेडीयू और बीजेपी का ये जो गठबंधन है, ये दूसरी बार बिहार में हुआ है। अपर हैंड जेडीयू का कभी कभी दिखता नहीं है। नीतीश कुमार थोड़े से कभी कभी इसमें परेशान से दिखते हैं, या जो स्थिति पहले थी, पहली बार गठबंधन हुए, दूसरी बार भी वही स्थिति है। आपको क्या दिखाई? ये तो आप लोगों के अंतर मन की चीज है ना, भीतर की चीज, इसमें कोई तथ्य नहीं, कोई बात नहीं। हम लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, और किसी भी चीज में आप बताइए ना, हमारे यहाँ इतना बड़ा खबर आई, इतना फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति, और जब हमारे यहाँ पर आपदा प्रबंधन के विभाग के प्रधान सचिव ने हमको सुबह में सूचना दी कि साहब ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, तो हमने कहा कि तत्काल काम करना। हमने तत्काल फोन उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की, और साहब पूछ लीजिएगा हमारे अधिकारियों से कि कितने घंटे के अंदर जो कुछ भी कहा, चाहे एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीम चाहिए थी, चाहे तत्काल हमको हेलीकॉप्टर चाहिए था एयरफोर्स का, तो ऐसी बात नहीं है। कहाँ से ये सब बात आ जाती है? बट बहुत सारे ऐसे, असल दिक्कत ये है कि कुछ लोग हो गए अनएम्प्लॉयड, समझ गए ना?
तो वो आजकल क्या करते हैं, तो सोशल मीडिया में कुछ करते रहते हैं, तो प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया और उसमें अनाप शनाप लिखते रहता है, और आप लोग इतनी पब्लिसिटी देते हैं, बेचारों को सरकार में रहते नहीं दे रहे। पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे राम मंदिर का ही मुद्दा दे रहे हैं, मतलब लगता है टारगेट हम ही रहते हैं। हम उधर थे तब भी सुन रहे थे, और छोड़ दिया तब भी सुन रहे हैं, तो हम तो सुनते रहे, क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमको काम में दिलचस्पी रहती है। और आप जान लीजिए, जब दोबारा हम लोग एक मिले हैं तो किसी को 1 मिनट के लिए भी कोई तरह की परेशानी नहीं, 1 मिनट के लिए किसी को याद भी नहीं, पीछे बीच के 4 साल की बात है, पूछ लीजिए यहीं पर बैठे, किसको याद भी नहीं 4 साल जब वो हमारे सामने सवाल जरूर पूछेंगे सर, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे अभी भी हैं जिस पर आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी का मुद्दा है जिस पर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कहाँ बीजेपी का कौन सा मुद्दा है भाई? हम लोग विकास के लिए और स्टेट के इंटरेस्ट में सारी बात कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है सिद्धांत का और अपने विचारों का, अगर उसमें अलग अलग सोच और विचार नहीं रहेगा कई सैद्धांतिक मुद्दों पर, तो अलग अलग पार्टी कहेंगे रहेगी। इसलिए उन सब चीज़ों से इसका कोई रिश्ता नहीं है। पहले भी एनडीए की सरकार थी, केंद्र में राज्य में अलग विचार के बावजूद जिस तरह से विकास के मुद्दे पर एक राय रखते हुए हम लोगों ने काम किया, उसी प्रकार से आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सैद्धांतिक मुद्दे, उन चीज़ों के बारे में अलग अलग राय होती है, और यह तो स्वाभाविक होता है। अलग अलग राय रहने के बावजूद एक दल के अंदर तो बहुत तरह की राय हो जाती है कभी कभी, तो इसलिए इन चीज़ों को वह इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। इम्पोर्टेंस देना चाहिए काम। हाँ, आपके मन में अगर कोई बात हो कि काम में कोई अड़चन हो रही है, जरूर पूछिए, तो देखिए उसको। एक चीज की जो उम्मीद रहती है नीतीश जी, खासकर आपसे, वो कि राजनीतिक स्तर पर जो भाषा का इस्तेमाल है, वो स्तर जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, या जो आरोप प्रत्यारोप है वो काम के ऊपर हो या सिद्धांतों के ऊपर हो। इसलिए कुछ लोगों को जो आपको ऑब्जर्व करते हैं उनको निराशा होती है जब आपकी पार्टी की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री की कुछ तस्वीरें किसी महिला के साथ जारी की जाती हैं और वो राजनीतिक तरीके से पेश किया जाता है। इस स्तर पे क्यों जाना चाहिए? आपकी पार्टी को क्यों जाना चाहिए? आप हमसे तो हमारी पार्टी के लोगों के बयान मत पूछिए, लेकिन पूछिए उन लोगों का क्या बयान होता है। नहीं, वो आपकी बात कितना घटिया बयान। आप जरा बताइए, आज तक हमने इतने दिनों से सार्वजनिक जीवन में कम से कम इलेक्टोरली, जब से हम एमएलए या एमपी रहे, आप जरा बता दीजिए, अगर एक वक्तव्य मेरा मिल जाए जो किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप हो, तभी आपसे सवाल है, तभी आप सवाल हमसे है। आप देखिए कि हमारी है, हमने तो अपने साथियों को हुआ कर मेरे ऊपर गाली गलौज करे मत देना जवाब। लेकिन प्रश्न है, आप किसी पर कुछ कहिएगा तो मेरी तरफ सब शांत नहीं रहेगा। आप किसी पर झूठा आरोप लगाइएगा तो भी तो आपको करेगा, यही माहौल है। लेकिन आप बताइए कि किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हम तो उसके पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी का कुछ बोले, इसका मतलब है कि हम लोगों की पार्टी का आदमी मौन व्रत धारण किए रहे और उनका रोज गाली गलौज करता रहे। अरे हम गाली गलौज नहीं करेंगे, लेकिन हर पार्टी चलती है, हर पार्टी का मेरे कहने पर भी कोई सुनेगा? बहुत बात नहीं सुनता। ये नहीं मान सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं, आदमी का स्वभाव है, हमको बर्दाश्त करने की क्षमता, बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन किसी के बारे में किस तरह की गंदी बातें आप करते हैं, अगर आपके पास है प्रमाण तो आप लाइए समान सामने, प्रमाण है तो सामने लाइए। लेकिन कोई प्रमाण भी नहीं, गंदी गालियां देना, किसी का कैरेक्टर असोसिएशन करना, ये कौन सी बात है? तो आप मेरा करो, हम पर ही कोई जवाब देंगे नहीं, हम तो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ये राजनीति के स्तर को नीचे गिराना, ये कुछ खास लोगों का काम है, और वो जानबूझ करके ये काम कर रहे हैं, उनका ये स्वभाव है। लेकिन हम अपनी तरफ से कभी भी उस स्तर पर नहीं जाते हैं, न हम जाएंगे।
और क्या फर्क पड़ता है? इतनी गालियां दी जाती है, क्या अंतर पड़ता है? मैं एक ही बात बता देता हूं, चाहे जितनी गाली देना दे ले, लेकिन जान लीजिए चुनाव आएगा उस दिन पता चल जाएगा। बैक टू पेविलियन होना। महागठबंधन बना, अब उसके चलते जो सफलता मिली पता चल जाएगा। लेकिन गाली करो, ये भाषा, और ये बात हमको एक विचित्र लगती है। आप फिर दोनों को कैसे बराबर कर देते हैं? गाली देने वाले लोगों को और एक दूसरे से आदान प्रदान करने वालों को रखिए सामने। आप फिर हमसे क्यों सवाल पूछते? हमने कभी कहा है किसी पर कुछ? हमने एक शब्द बोलते। लेकिन आप एक बार जान लीजिए, आप ही दो आदमी बैठे हुए, इतने लोग बैठे हुए, बहुत लोग हैं जो सुनकर बर्दाश्त कर लेंगे और बहुत लोग हैं जो सुनकर बर्दाश्त नहीं करेंगे जवाब देंगे। तो भाई स्वभाव का योग होता, हर जगह होता, हमारे पार्टी में भी है, यहाँ भी बैठा हुआ है, कहाँ सुनेगा? बर्दाश्त ही नहीं करे, जवाब देगा तो क्या हम जवाब कैसे नहीं देंगे? लेकिन हम सबको समझाते कि भाई बातचीत का जो डिस्कोर्स का स्तर है वो ठीक रखना चाहिए, लेकिन एक तरफा है डिस्कोर्स को। असल चूंकि आप लोग अब बना दिए हैं दूसरी तरफ में, सब बला कभी कभी हम हंसते हुए कहते भी पोस्टर बॉय बना देते हैं, तो क्या कीजिएगा? तो उसी समय चलाइएगा, लीड चलाइएगा। कोई काम पर बात हो रही है, राइजिंग बिहार आप लोगों ने किया है, तो सच हम कहते हैं, निवेदन करेंगे कि काम पर करिए, काम की क्वालिटी पर चर्चा करें। ये आपसी इस तरह के वाक युद्ध का क्या फायदा है? इस तरह के वाक युद्ध का कोई राजनीति पर और जनमानस पर कोई असर पड़ने वाला है? कोई असर पड़ने वाला नहीं। लौटते हैं काम की बात पर। ये सवाल मैंने क्यों पूछा? इसलिए पूछा क्योंकि हम ये उम्मीद करते थे कि आप इस स्तर को नीचे नहीं जाने देंगे जो आपने बात रखी। 2012 के आसपास, 2012-2013 में जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की बात होती थी, 24,000 करोड़ हम सुनते थे कि बिहार में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, वो क्या इसलिए गिरा है कि सब तरफ इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम है, या बिहार में इसलिए गिरा है क्योंकि अब थोड़ी इंस्टेबिलिटी आई पॉलिटिकल? देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और आप अध्ययन करके देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है। लैंडलॉक्ड स्टेट को ये समस्या होती है। कोई आप जो सोचिएगा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो है प्रॉब्लम है, और उसी के लिए हम सब दिन कहते हैं कि बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिस तरह से बहुत सारे पिछड़े राज्यों को मिला है, ताकि उसके चलते लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। ये बात हम कहते रहते हैं। लेकिन नॉर्मल कोर्स में जो भी ट्रेड है या इंडस्ट्री है, उसका इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, लेकिन कोई कहेगा बिग टिकट इन्वेस्टमेंट, तो उस तरह की बात होती है। लैंडलॉक्ड स्टेट के कारण वो समस्या होती है। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ के भी जो अपने हमारे बिहार के उद्यमी हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी अपना एक्सपेंशन किया, उन लोगों ने भी किया। अब ऐसी स्थिति कहाँ है? आप आज बिहार के किसी कोने में चले जाइए, आप किसी तरह का सामान खरीदना चाहते हैं, उसकी उपलब्धता है। पहले तो हम लोग थे, एमपी थे, आते थे, यहाँ छोटी छोटी चीज भी पटना के बाजार में नहीं मिलती। आज वैसा भी नहीं है। आज आप देख लीजिए कि जो भी जरूरत की चीज है सब यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसका मतलब है कि ट्रेड का तो एक्सपेंशन हुआ, और बहुत लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट किया। और बिहार में आज भी नहीं, देखिए दो क्षेत्र में खास करके फूड प्रोसेसिंग में अपार संभावना है, और जो हम लोगों का कृषि रोड मैप है उसमें भी हम लोगों का लक्ष्य। दूसरा, टेक्सटाइल्स के क्षेत्र बहुत यहाँ संभावना है, उस पर भी काम हो रहा है। तो आगे आने वाले, और आईटी के सेक्टर में तो अब जो काम हम लोग करने जा रहे हैं, और जब सब स्ट्रक्चर बनेगा, बुनियादी ढांचा बनेगा, तो आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट की मात्रा बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ेगी।
नीतीश जी, ये फिर राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है, पर क्या आप मानते हैं कि गुजरात चुनाव जो है वो 2019 का सेमीफाइनल होगा? काहे का सेमीफाइनल? सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, ये सब तो कहने की बात है, तो हर साल चुनाव होता है। लेकिन एक बात पूछिएगा तो हम बता दें, गुजरात में बीजेपी को कोई चुनौती नहीं। बीजेपी उसको कभी कंफर्टेबली जीतने जा रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली जीतने जा रहे हैं। आपने सवाल ही नहीं, हम बता रहे हैं। आज तक आप बताइए ना, मोदी जी कोई नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि पार्टी का लीडर कोई और है नॉमिनेटेड, वो तो लीडर है। और गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बने। कि गुजरात का आदमी अपने मुख्यमंत्री को जो प्रधानमंत्री बनाने में उन्होंने भूमिका निभाई, वो कहेगा कि प्रधानमंत्री बन गया तब बिहार, वो गुजरात राज्य में उसको नहीं जिताएंगे। संभव है, बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन बाकी तो भाई चलाते रहिएगा, तरह तरह की बात चलती रहेगी। वो नहीं चलेगा तो फिर अखबार कहाँ से छपेगा, उसका मीडिया 24/7 कैसे चलेगा? और लोग भी जो ये सब चीज देखते हैं, पढ़ते हैं, उनका भी मन नहीं लगेगा। उनको भी तो तरह तरह का न्यूज चाहिए देखना, लेकिन उसको कोई दम नहीं। आप बताइए ना, 4 महीना में हम लोग निर्णय लेंगे, आप उठा के देख लीजिए मीडिया का कवरेज। हम लोगों के से जो अलग गए, उनका कवरेज 40 साल में उतना नहीं मिला जितना 4 महीना में मिला। कैसा पब्लिसिटी लग रहा था, भला बताइए। जेडीयू में भी कोई मतलब कंफ्यूजन है क्या? लेकिन फिर भी ये गुट वो गुट, अब फैसला हो गया ना। लेकिन 4 महीना तक तो खूब चलते रहा, तो उसी तरह से चलता रहता। अगर नहीं चलेगा तो लोग क्या बैठ करके बात करेंगे? आदत होती है बैठ करके बात करना। मेरी अपनी समझ है, देखिए जो हमारा जो देश की राजनीति का एमपी रहते हुए बहुत मौका मिला है देश भर घूमने का, और जेपी मूवमेंट से हम लोग राजनीति में आए हैं। उसका जो भी राजनीतिक दल रहा, चाहे वो जनता पार्टी हो, जनता दल हो, लोक दल हो, जिसमें भी, या उसके बाद हम लोगों की समता पार्टी बनी या जनता दल यू है, सबके फोरम में अनेक जगहों पर जाने का भी मौका मिला, एमपी के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, और जो पढ़ते रहते हैं, लोगों से बात होती रहती है, जो हमारा देश के विभिन्न प्रांतों के बारे में अपना असेसमेंट, उस हिसाब से मुझको तनिक भी कोई शक की गुंजाइश थी। और पूरे तौर पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती और बड़ा मजबूती से जीतेगी। हमको तो लगता है कि ये जो 2012 है उससे भी ज्यादा जीतेगी, हमको जो लगता है। आखिरी सवाल, आपने कहा कि गुजरात ने मुख्यमंत्री दिया तो गुजरात उनकी पार्टी को कैसे हरा देगा? ऐसा माना जाता था, आपसे पूछा भी जाता था कि आप भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने या केंद्र में जाए, बिहार की तरफ से जाए। अब आप बीजेपी के साथ हैं तो अब तो वहाँ मोदी जी हैं, अब तो वो चांस नहीं मिलेगा। महागठबंधन में वो चांस था। कहाँ इसकी बात है? हम तो न जाने कितना बार बता चुके हैं। झूठ के लोग मेरे बारे में ये फेस होगा, क्या होगा, अरे फालतू चीज है ये। हम लोगों का कोई एस्पिरेशन नहीं रहा, और मैंने पहले भी एक बार नहीं अनेकों बार कहा। ये तो बाकी लोग बोलते रहते हैं, हमको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बिहार की सेवा करना देश की सेवा नहीं है, और बिहार की सेवा कर रहे हैं, अधिक देश की क्या सेवा है? अच्छा काम करिएगा तो आपको बिहार का लोग, बिहार के बाहर लोग तो आपको आपके बारे में नहीं चर्चा करेगा। चर्चा करना एक चीज, देश के बारे में सोचना एक चीज, देश हित में काम करना एक चीज, लेकिन ये झूठ मूठ के एस्पिरेशन रखना, उसके हम शिकार हैं। इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, देखते रहते हैं, आजकल तो वेब पोर्टल बहुत हो गया, न जाने क्या क्या लिखते रहता है, तो हमको भी निकाल करके वो सब मिल जाता है, तो देखते रहते हैं। सुबह पढ़ते हैं, 1.5-2 घंटा अखबार सुबह, तो सब देखते रहते हैं क्या क्या कहाँ छपा हुआ है। तो ये लोगों की अपनी अवधारणा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। और मैं आपको बता दूं कि बिहार का काम हो रहा, बहुत अच्छा काम हो रहा, और ये काम और तेज गति से,
सर जब मुख्यमंत्री सामने बैठे हों सर तो बहुत लोग की इच्छा होती है कुछ सवाल पूछें, कुछ लोग माइक आपका तो 6:30 बजे सर वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं मुख्यमंत्री से पूछने के लिए। नीतीश कुमार जी को सबसे पहले हमारा प्रणाम पूरी टीवी की टीम से। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है वो नीतू चंद्रा की तरफ से है। बिहार से है नीतू चंद्रा, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, हाल ही में मिर्जा मखान के लिए इंडियन नेशनल अवार्ड भी मिला है। और सबसे पहला सवाल सर इनकी तरफ से एक से शुरुआत करते हैं। प्रणाम नीतीश जी, रविशंकर प्रसाद जी और डेप्यूटीज इन द फ्रंट रो एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। हम तो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं और स्पोर्ट्स से आते हैं, तो हम वही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिल्म इंडस्ट्री से ये बोलना चाहते हैं कि नीतीश जी, हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं, लाइवलीहुड की तरह देखा जाए बिहार में। क्योंकि हम पहला फिल्म बनाए थे देश का जॉब देखने के आए थे, आई थिंक आपको याद नहीं। एंड द सेकेंड फिल्म जो हम बनाए थे वो मिर्जा मखान है, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है। दिस इज द फर्स्ट नेशनल अवार्ड व्हिच इज बीइंग गिवन टू बिहार। इसके पहले बिहार को कभी कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिला। एंड आई एम वेरी प्राउड। एक बात हम जरूर पहले कहना चाहते हैं कि आज हम जो भी जहाँ भी पहुँचे हैं, द रूट इज फ्रॉम बिहार, दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू फाइट एंड बी एट दैट लेवल। तो वो सारा श्रेय बिहार को ही जाता है। लेकिन मेरा सिर्फ ये सवाल आपसे है कि बिहार फिल्मों को बिहार में लाने के लिए या बहुत सारे मेकर्स को बिहार में लाने के लिए हम लोग को पॉलिसीज जो हमने पहले भी बहुत बार बात की है, वो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है उसकी तरफ। और हम लोग ये कोशिश करते हैं, मेरा प्रोडक्शन हाउस है अपने भाई के साथ, चंपारण टॉकीज, जो हम लोग यहाँ आके फिल्में बनाते हैं। हमने मिर्जा मखान भी यहीं शूट की थी। यहाँ पे सारे लोगों को, सारे एक्टर्स सब बिहार के हैं और यहीं पर काम करते हैं। उनको हम लोगों ने हायर किया था और देशवा में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन हम लोग को पॉलिसीज कभी नहीं देखती है ताकि हम और लोग को इंस्पायर करें कि वो एज ए लाइवलीहुड यहाँ आके फिल्म बनाएं। और आई थिंक दिस विल डू वेरी वेल, क्योंकि हमारे अगले जो अगल बगल के स्टेट्स हैं उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें फिल्मों की तरफ किया है, पहली चीज़। और दूसरा, स्पोर्ट्स को लेकर मेरा क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्रिकेट और बास्केटबॉल कब आएगा वापस बिहार में, विच इज अ क्वेश्चन टू यू एंड आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन। थैंक यू, आपको बहुत बधाई है। थैंक यू। और एंटरटेनमेंट भी बुरी चीज नहीं है, जीवन का बॉलीवुड सभी को पसंद है वो। और जो सबसे बड़ी चीज है मेरी समझ से इसका कल्चर से रिश्ता, संस्कृति से रिश्ता। और आपने जो बात कही कि जो लोग भी फिल्म में काम करते हैं या फिल्म बनाना चाहते हैं उसके बिहार में क्या नहीं, तो आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण किया गया है और राज्य में उसके लिए जगह भी आवंटित है, उस पर काम चल रहा है। और आप जैसी टैलेंटेड लोगों जिनको अवार्ड मिला है, जो फिल्म सिटी का निर्माण है, जो कंसेप्ट है, उसमें आप लोग सहयोग करिए, हम कहेंगे अपने अधिकारी। और जहाँ तक बात है स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी राज्य सरकार की तरफ से बहुत काम है। अब आपने क्रिकेट की बात की, तो ये जो हमारा राजेंद्र नगर का स्टेडियम है, उसको सिर्फ क्रिकेट के लिए हम लोगों ने डेडिकेट कर दिया। और फिर नेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण, इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण और सब कुछ हो रहा, उस पर काम चल रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से जान लेने पर पीछे में उंगली उठाने का मतलब बात नहीं सुनी, बड़ा ध्यान से सुने, इसलिए आपने बात सुनी है ध्यान। और भी इस स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए 660 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने अभी 1-1.5 महीना पहले मंजूर की सरकार। तो चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र या अन्य क्षेत्र, और उसके पहले कितना देर आपको बताएं कि स्कूलों के लिए, ब्लॉक्स में और कई जगह पर रूरल एरिया में, और यहाँ स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पूरे साल के लिए स्पोर्ट्स कैलेंडर बनवाया गया। इन सब चीजों पर काम होता है। लेकिन जहाँ तक क्रिकेट की बात है, ये क्रिकेट एसोसिएशन जानेगा, हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिले, लेकिन इन लोगों का आपस में भी झगड़ा है। मैंने राजनीति में जितना झगड़ा नहीं होता ना, तो ज्यादा क्रिकेट होता है। हमको ठीक कराते हैं, हमको दीजिए ना पावर, कितनी बड़ी करते हैं। अगर आप
स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए राज्य को आप अगर थोड़ा भी अधिकार दे दीजिए तो इसको तुरंत ठीक करा देंगे। ऐसा नहीं और उसको ठीक करने के हमको कोई जो नेशनल जो इंस्टीट्यूट क्रिकेट का एसोसिएशन है बीसीसीआई, हमको से पैसा वैसा नहीं चाहिए। अगर क्रिकेट कोई लोग यहाँ छोड़ दें, हम लोग को ठीक करने दें और उसको मान्यता दें तो यहाँ हम लोग सब करें। आपस में इतना झगड़ा लोग करते हैं कि आजकल देख रहे हैं क्रिकेट में वो जो कहा जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो नहीं, ये पता नहीं कितनी जगह पर लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और अदालत